पेज नंबर कौन सा जी? अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया था। 2, 3, 4, 4 हो गया था। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। अच्छा, 14 जरा देखते हैं बच्चों। ये उसने आपको हिस्टोग्राम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 110 एंड 120? 110 और 120 के दरमियान। ये जो हाइट है कहां तक जाके मैच हो रही है? इसमें 5 वैल्यूज हैं और ये कहां तक जाके मैच हो रही है? तो दोनों को मिलाएं तो कितना बनता है? 9 वैल्यूज है। ये भाई सबको समझ आ रही? टोटल स्टॉक्स रिकॉर्डेड इन हिस्टोग्राम आर। टोटल वो नंबर वैल्यूज पूछ रहा है। टोटल नंबर कितने हैं? पहले में बच्चे 2 हैं, दूसरे में 5 है, तीसरे में 4 है, चौथे में 8 है, पांचवें में 10 है, फिर 5 है, फिर 4 है, फिर 2 है। तो टोटल कर लें 40। तो सवाल समझ आया सबको? हाँ जी। उसने पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है इस डायग्राम के अंदर। आपने इन ब्लॉक की हाइट को मैच करना वाई एक्सिस के साथ। ये ब्लॉक की हाइट 2 डिजिट तक है, यहां तक की बात समझ लगी है। अगले वाले की 5 डिजिट तक है। ये सारी वैल्यूज आपने जमा कर ली। याद हो आपको वाई एक्सिस पे क्या रखते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ वैल्यूज। ऐसी है। तो वो उसने यही पूछा कि टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है। तो आपने फ्रीक्वेंसी को जमा कर लेना। तो समझ आई है? हमने जो एग्जांपल पढ़ी थी उसमें फ्रीक्वेंसी से मुराद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे। 30 बच्चों ने टेस्ट दिया था तो हमारी फ्रीक्वेंसी का टोटल क्या आया था? 30। उसी को हमने हिस्टोग्राम पे ड्रा किया था, अगर आपको याद हो। अब वो सवाल उल्टा पूछ रहा है। हिस्टोग्राम देख के वो आपसे पूछ रहा है बताओ टोटल बचे कितने? तो हिस्टोग्राम की हाइट को जमा कर लें। तो समझ आ गई बात? अगला पॉइंट, व्हाट इज द मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ स्टॉक विद इन द ग्रुप? ठीक है जी। सबसे लोअर वैल्यूज कितनी है? और सबसे हाईएस्ट 10 है। ठीक है जी। 10 and 2। डिटरमाइन द क्लास विड्थ। हर क्लास में कितना कितना इंटरवल है? 5 का है। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों? हाउ मेनी स्टॉक्स आर बिटवीन 100 and 125? ये 100 लिखा हुआ है और ये 125 है। नजर आ गया आपको? 100 से 105 के दरमियान तो कुछ भी नहीं है। 105 और 110 के दरमियान 2 वैल्यूज हैं, फिर 5 हैं, फिर 4 हैं, फिर 8 हैं। इनको टोटल कर लें बस। क्या आंसर आता है? 19। हाँ, किया होगा, प्रेजेंटेशन में नहीं आया, यहाँ पे आना चाहिए था। अच्छा बार अब ये सवाल है बच्चों। अब ये वाली जो लाइन है ये किस चीज की लाइन है? कंपनी बी की। और ये वाली लाइन जो है कंपनी ए की। ओके। फॉर हाउ मेनी इयर्स ए कंपनी ए सेल्स हैव बीन लेस देन कंपनी बी? कितने साल तक कंपनी ए की सेल नीचे रही है? मुझे यहाँ पे आके ये देखिएगा कि कंपनी ए की सेल कंपनी बी को क्रॉस कर रही है। तो कितने साल बाद जाके क्रॉस कर रही है? 4 साल से ज्यादा टाइम हो गया, लेकिन 5 साल से कम वक्त में उसने क्रॉस कर लिया है। मोर देन 4 बट लेस देन 5 ईयर्स।
यहां तक की बात समझ लगी। सेल्स रिकॉर्डेड इन ईयर 3 फॉर कंपनी बी आर, तीसरे साल में कंपनी बी की जो सेल है वो कितनी है? 15। टोटल सेल्स फॉर ईयर 5 फॉर बोथ द कंपनीज आर, ईयर 5 में जनाब इसकी 57 और इसकी 25 और 32 है, टोटल करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये सवाल भी समझ आएगा। तो जो पेपर में आपको इस तरह से सवाल आएगा, ग्राफ दिया जाएगा और उसमें से वैल्यूज ढूंढनी होंगी। सवाल समझ आ गया? अच्छा जी। 16 ये आपने, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा नहीं है। 19 20 हो गया था। पुराने डाटा, क्वालिटीज ऑफ डाटा, अरेंजमेंट, ये बार चार्ट, ये स्टेम एंड लीफ डिस्प्ले सारे कर लिए थे ना हमने। अच्छा जी। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। अब बच्चों जो बातें हमने पढ़ी ना उसके हिसाब से आपने देखना है कि इन चारों में से कौन सी ठीक है कौन सी गलत है। मल्टीपल बार चार्ट शोज द कंपोनेंट्स ऑफ टोटल एज सेपरेट बार्स आर जॉइनिंग ईच अदर। ट्रू है क्या फॉल्स है? ट्रू है। कंपोनेंट बार चार्ट इज सिमिलर टू ए सिंपल बार चार्ट बट द बार्स आर सब डिवाइडेड इनटू कंपोनेंट पार्ट्स। ये ठीक है। परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट shows each class as a bar of same height. However, each bar is subdivided into separate length representing the percentage of each component in a class. अब बच्चों ये वाली बात बेसिकली परसेंटेज का मतलब क्या है कि आपने जो डाटा दिया हुआ है ना उसको हमने, आपको याद होगा, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट किया था। वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? परसेंटेज। तो टोटल डाटा की परसेंटेज 100 होगी। नहीं बात समझा रही? टोटल डाटा को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो टोटल परसेंटेज क्या आएगी? 100। उसके फिर हिस्से हो जाएंगे, कोई 20% है, कोई 30% है, कोई 16% है। तो कहता है आपने तमाम डाटा को परसेंटेज कंपोनेंट बार चार्ट में शो करना है तो टोटल डाटा की तमाम परसेंटेज क्या होगी? 100। उसके फिर आगे हिस्से हो जाएंगे कि इसमें 20% ये है, 10% रेंट है, 15% इंश्योरेंस है वगैरह। यहाँ तक की बात समझेगी। ये लाइन एग्जैक्ट आप आई कैप की बुक में लिखी हुई है। तो आपने करना यह बच्चों याद रखेगा, पेपर आपको आई कैप की बुक में से आना है। आई कैप की बुक की लाइनें आपने अच्छी तरह से पढ़नी है, वो लाइनें आपको पेपर में नजर आएंगी। ठीक है। अभी इस हफ्ते में बच्चों के पेपर हो रहे हैं, अगर उनमें से आप किसी को जानते हैं उससे पूछेंगे भाई पेपर में क्या आया था तो बताएगा कि आई कैप की बुक को अच्छी तरह से रीड करो। आई कैप अपनी किताब से लाइनें एग्जैक्ट जिस तरह से ये लाइन लिखी हुई एग्जैक्ट लाइनें उठाता है और आपके सामने रख देता है, बताओ ये सही है कि गलत है। तो आपने जो है वो आई कैप की बुक को पढ़ना है। मैं आपको कंसेप्ट दूंगा, ठीक है जी। मैं आई कैप की किताबों के पेजेस को यहाँ पे रटा नहीं लगाऊंगा आपको क्लास में। आपने कंसेप्ट को समझ के फिर आई कैप की बुक को पढ़ना है, उसमें जो इंपॉर्टेंट आपको बातें समझ आती हैं उसके नोट्स बनाने हैं। यह तरीका होता है पहली टर्म में पेपर पास करने का। नहीं समझ आ रही बात? ठीक है, मैंने आपको एक चैप्टर पढ़ा दिया, उसमें जो कंसेप्ट है वो दे दिए हैं। अब आपने आई कैप की बुक को रीड करना है। उस बुक में जो इंपॉर्टेंट आपको बातें समझ आए, यार ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, ये वाली बात भी इंपॉर्टेंट है, उसको पकड़े अपने नोट्स में बनाना है। और आपको पता होना चाहिए कि वो जो नोट्स होंगे 1 या 2 पेजेस के अंदर पूरा चैप्टर आपने लिखा होगा, वो जब आप पेपर के दिनों में रिवीजन कर रहे होंगे ना, जब आपके सर पे 5 किताबें होंगी तो उस वक्त पूरा चैप्टर आपसे नहीं पढ़ा जाएगा। उस वक्त वो 1 पेज की जो आपने समरी लिखी होगी वो आपने पढ़नी है, तो 5 मिनट में या 10 मिनट में आपका चैप्टर तैयार हो जाएगा। तो एक अच्छा बच्चा, इंटेलिजेंट बच्चा क्या करता है, वो क्लासेस के दौरान सारी चीजें समझता है और साथ साथ अपने नोट्स बनाता है। जो नोट्स उसको अल्टीमेटली आखिरी महीने में जब वो पेपर देने बैठा होगा वो नोट्स उसको फायदा देंगे। उस वक्त इतनी मोटी किताब नहीं पढ़ी जाएगी, और इतनी मोटी एक किताब है, आपने 5 किताबें देनी। ठीक है। तो साथ साथ जो चैप्टर आप पढ़ते जा रहे हैं उसमें से जो आपको इंपॉर्टेंट चीज लगती है उसके आप नोट्स बनाए, एक पेज पे लिखें कि यार ये वाली बात इंपॉर्टेंट है, ये वाली भी है, ये वाली भी है, ये वाली भी। 1 या 2 पेज पे पूरे चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो लिख लें। तो जो आपने नहीं लिखे होंगे वो डेफिनेटली लेस इंपॉर्टेंट होंगे या इररेलेवेंट होंगे, या आपको लगता होगा यार ये तो मुझे पता है, इसकी जरूरत नहीं है मुझे। तो जो चीज आपको लगती है कि आपको भूल जाएगी उसके आप नोट्स बना। यहां तक की बात में लगी। पॉइंट डी, हिस्टोग्राम इज अ सर्कुलर चार्ट दैट डिस्प्लेस वेरिएबल इन प्रोपोर्शन ऑफ। हिस्टोग्राम सर्कुलर चार्ट नहीं होता, वो तो पाई चार्ट होता है। यहां तक की बात में लगी। अब ये बच्चों क्वेश्चन नंबर ये वाले अभी हमने नहीं पढ़े, इसको छोड़ देते हैं। ये 7.38 भी कर लिया था। चलिए कौन सा?
Any recording of information, whether it be quantitative or qualitative, is called observation. वो जो वैल्यू ऑब्जर्वेशन के साथ यहाँ पे ब्रैकेट में लिखना है वैल्यू, जो वैल्यूज होती हैं चाहे वो क्वांटिटेटिव हो चाहे वो क्वालिटेटिव हो, उसको स्टैटिस्टिक्स में ऑब्जर्वेशन कहते हैं। एनी इंक्वायरी फ्रॉम कंप्राइजिंग फॉर्म, इंक्वायरी फॉर्म, आपको याद होगा मैंने आपको एक स्टोरी सुनाई थी, उसमें वो सीएसएस ऑफिसर ने क्लास में एक फॉर्म डिस्ट्रीब्यूट किया था कि फिल कर दो, याद है? तो ये क्वेश्चनियर है, तो ये आपकी बुक में लाइन लिखी हुई है, ठीक है ना? आपने बुक पढ़नी है तो ये चीजें जो आपको समझ नहीं ना आ रही वो आपको किताब से मिल जाएगी सारी की सारी। क्या किधर किधर लिखा हुआ? अच्छा पर्टिनेंट, अल्लाह दे बंदे को कभी मोबाइल का चंगा इस्तेमाल कर लिया करो। ये वाली चीज तो आप मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, गूगल पे जाके व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्टिनेंट। इसके लिए इतने दिन वेट करने की क्या जरूरत थी है? मोबाइल पकड़ने सर्च करना शुरू करते हैं, वैसे दुनिया की हर चीज हम सर्च कर लेते हैं, अब पर्टिनेंट को सर्च नहीं आ रहा। और जी आगे, द अरेंजमेंट ऑफ डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा इज नोन एज, ठीक है जी, ये बात याद रखिएगा, एरे की डेफिनेशन ऊपर कहीं गुजरी है, ऐसी है अकॉर्डिंग टू देयर रिजेम्बलेंस और एफिनिटीज, ये क्या है? क्लासिफिकेशन है। द अरेंजमेंट डाटा अकॉर्डिंग टू मैग्नीट्यूड ऑफ डाटा इज कॉल्ड टेबुलेशन। ये बच्चों डेफिनेशन है कि टेबुलेशन की डेफिनेशन क्या, यहां से नोट कर लो, आप अपने नोट्स बना रहे हो ना, नोट्स बनाते वक्त टेबुलेशन की डेफिनेशन क्या है ये लिखी हुई है, क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन क्या है ये लिखी हुई है, समझ आ गया? ठीक है जी, और जी अभी चैप्टर नंबर 7 जो अभी तक पढ़ा वो 100% क्लियर है, उसमें कोई मसला है तो बता दें। अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चे चैप्टर नंबर 8। जी जी क्या रहते हैं मेथड, हाँ ठीक है वो करने अभी हौसला, अभी चैप्टर नंबर 7 कुछ चीजें पढ़ने वाली बाकी हैं, वो अब 8 पढ़ेंगे ना तो उसके साथ वो कनेक्ट हो जाएंगे, बात हो लगी? अच्छा जी, अब बच्चों चैप्टर नंबर 8 है एवरेजेस। एवरेज आपने मैट्रिक में पढ़ी हुई है, चाहे आप मेडिकल से हो चाहे आप इंजीनियरिंग से हो, कोई मुकर नहीं सकता। वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा? मीन मीडियम मोड, मुकर दो मुकर दो, ये तो 10वीं की किताब काट के वहां है। ये नहीं आप कह सकते कि मैं मेडिकल से हूं मुझे नहीं पता ये क्या चल रहा है। स्मार्ट सिलेबस सत्यानाश करता स्मार्ट सिलेबस। अच्छा बरल जो भी स्मार्ट था उसके अंदर वो था, ये चीज थी, क्योंकि यही सबसे आसान चैप्टर था मैट्रिक में, इसी में से नंबर आने थे, तो ये हर किसी ने पढ़ा होता है। अच्छा जी बरल, एवरेज क्या होता है जी? एवरेज बेसिकली इसको कहते हैं मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। याद रखिएगा बच्चों, ये आपके एमसीक्यूज आपको आएगा पेपर में, तो ये याद रखिएगा कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी किसको कहते हैं? एवरेजेस को। मेजर्स का मतलब होता है फार्मूला, मेजर का मतलब क्या होता है? फार्मूला। ये पेपर में आपको सवाल आएगा, ये बात याद रखनी। और उस वक्त आपको पूछना है कि सर ये मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या होता है, हालांकि आपको पहले दिन चैप्टर नंबर 8 के पहले दिन पहले स्टार्ट में बताया जा रहा है कि क्या होता है। मेजर का मतलब क्या होता है? फार्मूला। तो इसका मतलब है फार्मूला ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का मतलब होता है एवरेजेस। हम पढ़ने जा रहे हैं फार्मूला ऑफ एवरेजेस, कि एवरेजेस के कितने फार्मूले होते हैं, और समझ आ गई? मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी से क्या मुराद है? अच्छा जी, अब एवरेज क्या बला है? एवरेज की डेफिनेशन नोट कर लें, ए सिंगल वैल्यू दैट रिप्रेजेंट होल डाटा। एक सिंगल वैल्यू जो पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करे।
वो डाटा को रिप्रेजेंट करने वाली एक और बात भी तो हमने पढ़ी थी, सैंपल, याद आ रहा? फिर सैंपल में और एवरेज में क्या फर्क है? ये भी तो रिप्रेजेंट लिखा हो, तो सैंपल भी तो होल डाटा था। तो ये भी तो पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। सैंपल वो भी होल डाटा, ये भी होल डाटा। आगे चलो, हाँ मेन फर्क यह है कि ये सिंगल वैल्यू है, सैंपल में 3-4 वैल्यूज हो सकती है। लाइक सैंपल भी पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करता है और एवरेज भी पूरे डाटा को रिप्रेजेंट करती है। ये नहीं कि आधे को रिप्रेजेंट करती है आधे को नहीं करती। पॉइंट ये है कि सैंपल में 3-4 वैल्यूज हो सकती है, 10-15 वैल्यूज भी हो सकती है, लेकिन एवरेज क्या होगी? ये सिंगल वैल्यू होगी। जैसे वजीर आजम, पार्लियामेंट क्या करती है? पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करती है। हजम तो नहीं हो रही बात, लेकिन कर लेते हैं, ठीक है जी। और पार्लियामेंट में एक बंदा होता है वजीर आजम, जो पूरे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है। तो पार्लियामेंट सैंपल है और वजीर आजम एवरेज है। हमारा वजीर आजम एवरेज है, ठीक है जी। और बात समझ लगी सबको? तो सिंगल वैल्यू डेट रिप्रेजेंट होल डाटा। अच्छा जी, अब अगला पॉइंट है जी कि एवरेजेस की टाइप्स कितनी होती है जी? 3 टाइप्स होती है, मीन, मीडियन और मॉड। ठीक हो गया? और मीन क्या क्या 3 टाइप्स है? अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक। ठीक हो गया जी? अब बच्चों, इनकी इंपॉर्टेंस कैसे समझ आ सकती है हमने, उसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दी हुई है यहाँ पे कि फर्ज करो दुनिया में टोटल 100 सवाल होते हैं जिसकी एवरेज निकालनी है। कितने सवाल होते हैं? 100। तो उनमें से अप्रोक्सीमेटली 85 सवाल ऐसे हैं जो मीन से सॉल्व हो जाएंगे। हाँ जी, अगर दुनिया में टोटल 100 वैल्यूज हो जिनकी एवरेज निकालनी है तो 85 किससे निकलेंगी? मीन से। 10 निकलेंगी मीडियन से और 5 निकलेंगी मॉड से। तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर एवरेज कौन सी है? मीन। अच्छा, उन 85 सवालों में से 75 सवाल सॉल्व हो जाएंगे अरिथमेटिक मीन से, और 5 सवाल होंगे ज्योमेट्रिक मीन से और 5 होंगे। तो फिर मीन में से सबसे इंपॉर्टेंट मीन कौन सा है? अरिथमेटिक मीन। तो देखा जाए 100 सवालों में से 75 सवाल अरिथमेटिक मीन से हो रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट फिर एवरेज कौन सी है? अरिथमेटिक। यहां तक की बात समझ लगी? क्या बच्चों हम ये कह सकते हैं द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज इज मीन? अटेंडेंस, द मोस्ट कॉमनली यूज्ड एवरेज इज मीन एंड द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीन इज अरिथमेटिक। ये दो बातें रखने साथ। क्लियर जी? क्योंकि बच्चों ये मीन इतना ज्यादा इस्तेमाल होता है कि जब समटाइम आपसे कोई कहे ना कि यार मीन निकालो, तो हम ये सवाल नहीं पूछते कि कौन से वाला मीन निकालें। हमें पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट मीन कौन सा है? अरिथमेटिक मीन। हालांकि मीन के 3 मतलब हो सकते हैं, ठीक है। तो व्हेन एग्जामिनर से कैलकुलेट मीन वी विल कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। हम एग्जामिनर से ये नहीं पूछेंगे कि भाई कौन सा ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन, कौन सा मीन। तो वो मीन कहेगा तो हमें समझ आ जाएगी यार अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हो। क्लियर? तो अरिथमेटिक मीन इज यूज्ड फॉर वर्ड मीन।
जब मीन कहा जाएगा दैट मीन्स अरिथमेटिक मीन की बात होगी। क्लियर है जी? अरिथमेटिक मीन की बचो डेफिनेशन लिखना फिर। Sum of values when divided by their numbers results in arithmetic mean. Sum of values when divided by their numbers results in arithmetic mean. ठीक है? अरिथमेटिक मीन का फार्मूला क्या होगा बच्चों? सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। अरिथमेटिक मीन को हम स्टैटिस्टिक्स में x बार से डिनोट करते हैं। ये बात आपने कहीं पढ़ी हुई है? कहाँ? कहीं आपको पढ़ाया था मैंने। पैरामीटर इन स्टैटिस्टिक्स याद करो। पैरामीटर के जो सिंबल होते हैं वो ग्रीक लेटर होते हैं, वो पॉपुलेशन के लिए यूज होते हैं। स्टैटिस्टिक्स में जो लेटर्स होते हैं वो इंग्लिश कैपिटल लेटर्स होते हैं, वो सैंपल के लिए यूज होते हैं। यहाँ पे फिलहाल हम सैंपल की बात कर रहे हैं बच्चों, तो यहाँ पे अरिथमेटिक मीन का साइन क्या है? एक्स बार। अगर पॉपुलेशन की बात कर रहे होते तो अरिथमेटिक मीन का साइन क्या होता? म्यू। ठीक है जी? तो सम ऑफ वैल्यूज को किसे शो करेंगे? सुमेशन एक्स के साथ, और नंबर ऑफ वैल्यूज को किसे शो करेंगे? स्मॉल एन के साथ। ये कैपिटल एन नहीं है, ये क्या है? स्मॉल एन। उसकी कोई वजह होगी। कैपिटल एन क्यों नहीं है? वो कैपिटल एन आएगा तो कहाँ पे आएगा वो देखेंगे बाद में। यहाँ पे क्या यूज हो रहा है जी? स्मॉल एन। अब बच्चों आपके सामने एग्जांपल दी गई है कि कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन ऑफ 2 4 6 8। निकाल लेंगे? क्या आंसर आ जाएगा? क्या आंसर आ जाएगा जी? 5। यहां तक की बात सुन आएगी सबको? अच्छा जी बच्चों, जिस तरह से अभी हमने पढ़ा कि फार्मूला मतलब डाटा दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइमरी डाटा और एक होता है सेकेंडरी डाटा। प्राइमरी डाटा जो होता है वो अनग्रुप डाटा होता है, मतलब वैल्यूज बिखरी होती हैं। सेकेंडरी डाटा में हम वैल्यूज की क्लासेस बना लेते हैं, ग्रुपिंग कर लेते हैं। तो डाटा बेसिकली दो तरीकों का होता है, एक अनग्रुप और दूसरा ग्रुप। तो जो कि डाटा दो तरह का है तो फार्मूले भी फिर दो तरह के होंगे। पॉइंट समझ आ गया? पहला फार्मूला है एक्स बार इज इक्वल टू समेशन एक्स ओवर एन, जो भी अभी हमने यूज किया। और ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला बच्चों क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू सुमेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ। हाँ जी। नोट कर लिया सबने? अच्छा, ये जो फार्मूला है ना बच्चों, ये इसको कहते हैं बेसिक डेफिनेशन। मतलब जो डेफिनेशन अभी हमने ऊपर पढ़ी है ना, उसकी बेस पे फार्मूला बना है, सम ऑफ वैल्यूज डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वैल्यूज। ये फार्मूला क्या है? बाय बेसिक डेफिनेशन। ठीक है? अच्छा, ये अनग्रुप डाटा वाला फार्मूला तो समझ आ गया ना आपको? और ग्रुप डाटा की बात करते हैं बच्चों। ये डाटा आपने कहीं देखा होगा, याद करो। ये डाटा पहचाना जा रहा है? ये कहाँ देखा था? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में आपने यही डाटा बनाया था। 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49। याद आया कुछ कुछ? और ये फ्रीक्वेंसी भी आपको याद आ रही होगी, यही थी? अच्छा। अब बच्चों, क्या आपको पता है कि आपने क्लास मार्क पढ़ा हुआ है? क्लास मार्क क्या होता है? मिड पॉइंट। कैसे निकालते हैं? ये आपको क्लास लिमिट की वजह से क्लास बाउंड्री। क्या क्लास लिमिट से क्लास मार्क निकाल सकते हैं या पहले क्लास बाउंड्री बनानी पड़ेगी? हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ऐसा नहीं कि पहले क्लास बाउंड्री बनाएंगे फिर मिड पॉइंट निकलेगा। डायरेक्ट मिड पॉइंट निकल सकता है। तो सबसे पहला काम ये बच्चे यहाँ पे मिड पॉइंट निकाल लेंगे। आपको पेपर में 2 कॉलम दिए होंगे, कौन कौन से? क्लासेस का और फ्रीक्वेंसी का।
ये वाला कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, बना लेंगे? वो बोलो तो सही। अच्छा, अब बच्चों जरा गौर से देखो, ये साइन आपको नजर आ रहे हैं? ये साइन कौन कौन से हैं? फ्रीक्वेंसी का और ये फार्मूला आपको नजर आ रहा है? क्या समझ आ रही, क्या करना है? इन दोनों को जमा करना है, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करके पूरा कॉलम मल्टीप्लाई होगा, फिर एंड में उनको ऐड कर लेंगे तो सुमेशन एफ एक्स आ जाएगा। और नीचे क्या लिखा हुआ है? सुमेशन एफ से क्या मुराद होगा? सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, सादल फाजमी। ये 5 7 8 6 4 क्या बला है? कौन सी फ्रीक्वेंसी, किस चीज की फ्रीक्वेंसी? ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं। आप जो चीज कर रहे हो आपको पता है मैं क्या कर रहा हूं? ये जो 5 7 8 6 4 ही बच्चे हैं जिन्होंने टेस्ट दिया था, और 0 से 9 क्या है? ये मार्क्स हैं, ये बच्चे नहीं है। कौन समझ आ रहा है ना? पहला कॉलम मार्क्स का है, दूसरा कॉलम बच्चों का है, तो ये सुमेशन ऑफ से क्या मुराद होगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। समझ आ गई बात? तो बच्चों फ्रीक्वेंसी को मिड पॉइंट से मल्टीप्लाई करके जमा करें, जरा आंसर क्या आता है? स्पीड वाले शाबाश। हाँ जी बच्चों, अब जरा देखें, ये आप सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 5 को 4.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आएगा? 22.5। फिर 7 को 14.5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 101.5 एंड सो ऑन। ये बात समझ आई? फिर वैल्यू को जमा करेंगे, क्या आएगा? 705। और नंबर ऑफ स्टूडेंट को जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 30। फार्मूले के मुताबिक सुमेशन एफ एक्स ऊपर और सुमेशन एफ नीचे, तो डिवाइड कर देंगे तो 23.5 आएगा। अभी 23.5 का मतलब क्या है? ये 23.5 क्या बता है? और मीन तो है, लेकिन ये है क्या ग्रुप? 23.5 क्या है? सदल फादल से में आपने एक अनपढ़ बंदे को बताना होगा 23.5 क्या है, उसको कख नहीं पता कि मीन क्या होता है। ठीक है जी, 23.5 क्या है? ये ऑन एवरेज इस क्लास में एक बच्चे के मार्क्स हैं, मतलब किसी के ज्यादा होंगे किसी के कम होंगे, लेकिन सबको हमने मिला के जब आंसर निकाला तो क्या है? 23.5 एवरेज आई है। अब एक बच्चा जिसके 23.5 नंबर है वो पूरी क्लास को रिप्रेजेंट कर, ये पॉइंट समझ आ गया? मतलब हम ये कह सकते हैं पूरी क्लास की जो एवरेज है वो क्या है? बाबर आजम की एवरेज कितनी है? 57। तो ये हर मैथ में 57 करता है? नहीं करता। बेसिकली हो क्या रहा है कि उसकी टोटल इनिंग्स की परफॉर्मेंस को जमा करके एवरेज निकाली गई है, ऐसी तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि इसकी 57 है। नहीं समझ आ रही बात? वो जरूरी नहीं है कि किसी बच्चे के मार्क्स यहाँ पे 23.5 हो, ये जरूरी नहीं है, लेकिन तमाम बच्चों के मार्क्स की जब हमने जमा किया, नंबर बेसिस पे डिवाइड किया, तो एवरेज क्या आई है? 23.5। और समझ आ गई सबको? अच्छा जी, अब बच्चों अरिथमेटिक मीन के दो फार्मूले तो हमने पढ़ लिए बाय बेसिक डेफिनेशन। अब दो फार्मूले और लिखें बाय शॉर्ट मेथड। बाय शॉर्ट मेथड। फार्मूला क्या है? एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन डी ओवर एन। क्या ये बात सबको समझ आती है?
ए से क्या मुराद है? ए मीन्स आर्बिट्रेरी मीन, अज्यूम्ड मीन, प्रोविजनल मीन और इमेजिनरी मीन, ये नाम है इसके। आई कैप इनमें से कोई भी यूज कर सकता है। आर्बिट्रेरी मीन, अज्यूम्ड मीन, प्रोविजनल मीन और इमेजिनरी मीन। ठीक है जी। अच्छा जी, वो सुमेशन डी क्या है? उसमें डी से मुराद है डेविएशन ऑफ ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ए। ए मींस आर्बिट्रेरी। डेविएशन से मुराद है डिफरेंस, डिफरेंस लेना अपने वैल्यूज और मीन के दरमियान। और डी क्या है जी? एक्स माइनस ए। समझ आई सबको? अब जरा देखते हैं बच्चों ये कैसे करना है। ये फार्मूला सबने नोट कर लिया जी? फर्स्ट करो बच्चों, आपको वैल्यूज दी गई है 2, 4, 6, 8। ठीक है जी। इसकी वैसे तो हम एवरेज निकालना चाहे निकाल सकते हैं ना, तो जमा करें नंबर वैल्यूज को डिवाइड कर दें। ठीक हो गया। अब ये वाला फार्मूला कहता है कि आप सबसे पहले आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम करो। अज्यूम से मुराद है कि फार्मूला कैलकुलेट नहीं करना, इनमें से कुछ सिलेक्ट करना। लेट्स अज्यूम बच्चों, हम इस 4 को आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम कर लेते हैं। किसको कर लेते हैं जी? 4। आप 6 को भी कर सकते हैं, 2 को भी कर सकते हैं, 8 को भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। फॉर द टाइम बिंग हमने 4 को अज्यूम कर लिया है। ओके। अब अगला काम वो कहता है कि इन सारी वैल्यूज में से 4 को माइनस कर दो तो डी आ जाएगा। 2 में से 4 को माइनस करें बच्चों, क्या आंसर आएगा? -2। 4 में से 4 को माइनस करेंगे 0, 6 में से 4 को करेंगे 2, 8 में से 4 को करेंगे 4। क्या आंसर आ जाएगा? सुमेशन डी, इन सारी वैल्यूज को जमा कर लें 4। तुमने आंसर निकाल लिया बच्चों? अब इस फार्मूले में पुट करते हैं बच्चों। ए की जगह क्या लिखेंगे? 4। सुमेशन डी की जगह क्या लिखेंगे? 4। नंबर वैल्यूज कितनी है? 4। तो बच्चों 4 + 1, ये पॉइंट समझ आया सबको? 5। हाँ जी, तो सबको समझ आ गया? अब बच्चों यही सवाल आपने करना है और आपने आर्बिट्रेरी मीन 6 अज्यूम करना है। करें जरा। हाँ भाई, सबका आ गया? ये कोई और आपको नहीं लगा? भाई भी आया सबका? अच्छा जी बच्चों, अगर हम 8 अज्यूम करते या 2 अज्यूम करते तब भी आंसर 5 ही आना था। क्या इस बात पे यकीन हो गया? अच्छा जी, ये शॉर्ट मेथड समझ आ गया है अनग्रुप डाटा में। अब ग्रुप डाटा की तरफ चलते हैं बच्चों। ग्रुप डाटा में फॉर्मूला है x बार इज इक्वल टू a प्लस सुमेशन d ओवर सुमेशन f। ये फॉर्मूला नोट कर ले चाहो। x बार इज इक्वल टू a प्लस सुमेशन d ओवर सुमेशन f। सुमेशन एफ डी, हाँ सुमेशन एफ डी है। नोट कर लिया तुमने? अब बच्चों देखो, आपके पास ये डाटा है, क्या क्या? आपके पास क्लासेस हैं और फ्रीक्वेंसी है। आपने वहां से मिड पॉइंट निकाल लिया।
निकाल दिया। अब बच्चों अब 0 से लेके 49 तक कोई भी वैल्यू आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम कर सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं। अभी आपको पता लग गया कि जो मर्जी वैल्यू अज्यूम करें आंसर सेम आएगा, ठीक है ना। तो 0 से लेके 49 तक जो मर्जी वैल्यू अज्यूम करें। चलो जी हम और थोड़ा सा मजीद सेंटर हो जाते हैं। हम ये वाली सेंटर वैल्यू आ रही है ना, इसको क्या अज्यूम कर लेते हैं आर्बिट्रेरी मीन। ये उनका भी सेंटर है। और 0 से लेकर 49 का सेंटर क्या आएगा 49 और 24.5। यहां तक की बात समझ लगी। ओके अब आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम करके बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहला काम क्या करना है, इस 24.5 को कहां से माइनस करना है, x में से। x यहां पे क्या है, तमाम मिड पॉइंट में से बारी बारी माइनस करना। यहां पे x से मुराद मिड पॉइंट है, क्लासेस नहीं है। समझ आएगी बात, तो बोलो तो सही। तो सबसे पहला मिड पॉइंट क्या हमारे पास 4.5। 4.5 में से क्या माइनस करेंगे 24.5। वो क्यों, क्योंकि हमने आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम कर लिया है 24.5। यहां तक की बात समझ लगी बच्चों। अच्छा फिर 14.5 में से माइनस करेंगे, वो क्या रहेगा -10। फिर 24.5 में से 24.5 माइनस करेंगे, 0 आ जाएगा। फिर 34.5 में से माइनस करेंगे 10 और 44.5 में से माइनस करेंगे तो 20। यहां तक की बात समझ लगी। आपके पास 5 वैल्यूज आ गई है बच्चों, -20, -10, 0, 10 और 20। इन सबको जमा करेंगे तो आंसर क्या आएगा। लेकिन क्या इनको सबको जमा करना हमारे फार्मूले का हिस्सा है, नहीं। क्या हमारे फार्मूले में सुमेशन डी लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ। नहीं समझ रहे, तो इनका सम हमें नहीं चाहिए। फार्मूले के मुताबिक हमें क्या चाहिए, एफ डी चाहिए, सुमेशन डी नहीं चाहिए। इसका सम करने का कोई फायदा नहीं है। फिर अगला काम क्या करेंगे, हम इस डी को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, फ्रीक्वेंसी के साथ। -20 मल्टीप्लाई होगा किसके साथ 5 के साथ, क्या आंसर आ जाएगा -100। -10 मल्टीप्लाई होगा 7 के साथ -70। 0 मल्टीप्लाई होगा 8 के साथ 0। 10 मल्टीप्लाई होगा 6 के साथ और 20 मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ। यहां तक की बात समझ आ रही है। अब हम इन सबको टोटल करेंगे, नहीं समझ रहे तो कोई ऐसा है जिसको समझ नहीं आई। क्या आंसर आएगा जी -3। सबको क्लियर हो गया बच्चों। अब बच्चों जरा देखो जरा गौर से, ए की जगह हमने क्या रखा होगा, क्या हमने ए की जगह यही अज्यूम किया था। सुमेशन एफ डी की जगह क्या आंसर आएगा, और सुमेशन एफ की जगह 30। तो 24.5 प्लस -30 डिवाइडेड बाय 30, तो क्या आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे तो 5 आना चाहिए, पहले तो 5 ही आ रहा था। तो 5 फिर कब आया था, वो डाटा कोई और था, 1 2 डाटा था। यहाँ पे पहले 5 नहीं आया था। यहाँ पे बच्चों पिछले फार्मूले से आंसर क्या आया था 23.5 और इस फार्मूले से भी आंसर क्या आया है 23। तो समझ आ गया, चलिए समझ। अब बच्चों आपने काम करना है, शाबाश। आप ऐसा करें, आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम करें 20। क्या अज्यूम करें 20 आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम करके ये दोबारा से कैलकुलेशन करें। तरीका सारा आपके सामने है। आपने आर्बिट्रेरी मीन 20 अज्यूम करके सारी कैलकुलेशन कर।
चेक कर लो, चेक करो, चेक करो शाबाश। और जिसका नहीं आया वो दाएं बाएं से चेक कर ले कि गलती क्या की है उसमें। अच्छा जी, ये दूसरा मेथड भी समझ आ गया बच्चों। और तीसरा मेथड है कोडिंग मेथड। तीसरा मेथड है कोडिंग मेथड। का फार्मूला है जी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन यू डिवाइडेड बाय एन मल्टीप्लाइड बाय एच। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस summation u over n multiplied by h। ठीक है जी। अच्छा, अब यहां पे बच्चों h तो हमें पता था, d तो हमें पता था x माइनस ए होता है। अब यहां पे u क्या है? u बेसिकली x माइनस ए जो कि d है उसको क्लास इंटरवल पे डिवाइड करने से आता है। d क्या था? x माइनस ए। अभी भी ये मौजूद है, लेकिन इसको किस पे डिवाइड करते हैं? क्लास इंटरवल पे। h से क्या मुराद है? क्लास इंटरवल। x माइनस ए डिवाइड बाय h कर देंगे तो u निकल आएगा। सारे पास में डेविएशन को h पे डिवाइड कर देंगे तो u निकल आएगा। यहां तक की बात समझ आ गई बच्चों? अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। ये सवाल अभी हमने किया है, ऐसे ही है। अब बच्चों h से क्या मुराद है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल निकालने के तीन फार्मूले में पड़े, याद करो। पहला क्या था? हायर क्लास बाउंड्री माइनस, यहाँ पे तो कोई क्लास बाउंड्री नहीं है। अगला वर्टिकल डिफरेंस ऑफ क्लास लिमिट, यहाँ पे भी कोई क्लास लिमिट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट्स, और मिड पॉइंट को एक्स से शो करते हैं, ऐसे ही। तो बच्चों टू कंसेक्यूटिव मिड पॉइंट के दरमियान अगर डिफरेंस निकाले तो क्या आंसर आता है? 2 आता है। 4 और 6 के दरमियान डिफरेंस निकालें, 6 और 8 के दरमियान डिफरेंस निकालें, इसका मतलब है यहाँ पे क्लास इंटरवल क्या है? 2। अब आपने करना ये है, आपने आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम किया, फर्स्ट करें 4। आर्बिट्रेरी मीन क्या अज्यूम किया? 4। अब आपने u निकालना है, u होता है x माइनस ए ओवर h। h यहाँ पे क्या है? 2। अब जरा देखिएगा पहली वैल्यू क्या है हमारे पास डाटा में? क्या है? 2। a माइनस करना है उसमें से, a क्या है? 4। माइनस करेंगे और डिवाइड करना है किस पे? क्लास इंटरवल पे। आंसर निकालेंगे आता है -1। सोच लो। फिर यहाँ पे दूसरी वैल्यू क्या है जी? 4। आर्बिट्रेरी मीन 4 डिवाइडेड बाय 2 0। फिर 6 -4 डिवाइडेड बाय 2 1। फिर 8 -4 डिवाइडेड बाय 2 2। तो इन सारी वैल्यू को जमा कर लेंगे तो बच्चों सुमेशन u आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अब फार्मूला लिख रहे हैं, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन u ओवर n मल्टीप्लाइड बाय h। हाँ जी, ए क्या अज्यूम किया था? 4। सुमेशन u क्या आया? 2। नंबर बेस कितनी है? 4। क्लास इंटरवल कितना है? 2। 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5। नहीं समझ आएगा? सबको क्लियर है? अब सेम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आर्बिट्रेरी मीन आपने अज्यूम करना 6। जल्दी करें। 5 आएगा? वाह जी वाह, आपको तो फ्यूचर नजर आ रहा है।
हाँ भाई, क्या आंसर है जी? तो समझ आ गया सबको? अच्छा बच्चों, आगे नोट करें, ये नोट लिखें सब कि अनग्रुप डाटा के लिए हमेशा कोडिंग मेथड अप्लाई नहीं होगा। उसकी वजह है बच्चों, यहाँ पे तो आपको तमाम वैल्यूज के दरमियान सिमिलर गैप नजर आ रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली सिमिलर गैप होता नहीं है। जैसे कि आपके पास 30 वैल्यूज हैं, क्या हर दो वैल्यूज के दरमियान गैप सेम है? वो 30 बच्चों के मार्क्स आपके पास लिखे हुए हैं ना, उनमें देखो क्या तमाम वैल्यूज के दरमियान जो गैप आ रहा है वो सेम होगा? नहीं है। तो फिर वहां पे क्लास इंटरवल क्या रखेंगे, क्योंकि हर दो वैल्यूज के दरमियान क्लास इंटरवल डिफरेंट निकल रहा होगा। पॉइंट समझ आ गया? ये नोट कर लें, कोडिंग मेथड फॉर अनग्रुप डाटा इज नॉट ऑलवेज एप्लीकेबल एज क्लास इंटरवल इज नेवर सेम बिटवीन ऑल वैल्यूज। हाँ रख लिया, कभी 5 का आ गया, कभी 10 का आ गया, लेकिन अल्टीमेटली इस फार्मूले में फिर क्या रखेंगे? यहाँ पे तो एक ही आना ना। ओहो, ये आ गया। अब मुझे बताओ ये कैसे सॉल्व करें? ये क्या लिखा हुआ है, इससे क्या मुराद है? हाँ जी, हाँ जी, और समझ आ गई सबको? अब बच्चों ग्रुप डाटा के लिए फार्मूला नोट कर ले, शाबाश। एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ यू डिवाइडेड बाय सुमेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। हाँ जी, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सुमेशन एफ यू ओवर सुमेशन एफ मल्टीप्लाई बाय एच। अब बच्चों आपको पता है, आपके सामने वैल्यूज गिवन है, 0 से 9, 10 से 19, 20 से 29, ऐसी है। इन तमाम क्लासेस का इंटरवल सेम था, क्या था? 10 था, ऐसी है। ओके, अब वंस अगेन आपने क्या करना है, इन वैल्यूज में से कोई एक वैल्यू आप आर्बिट्रेरी मीन अज्यूम करें। लेट्स अज्यूम, आर्बिट्रेरी अज्यूम मीन कर लिया हमने 24.5, कर लेंगे? 24.5 अज्यूम किया, अब सारी वैल्यूज में से क्या करेंगे, 24.5 माइनस करेंगे, लेकिन डिवाइड भी करना है, किससे? 10 से। ये नजर आ रहा है आपको? पहली वैल्यू हमने क्या पकड़ी, 4.5, उसमें से क्या माइनस किया, 24.5, क्या आंसर आया? 20। माइनस में, माइनस में आ गया ना, उसको किस पे डिवाइड करना है, 10 पे, तो क्या आंसर आएगा जी, माइनस में। नहीं समझ आई? ये कैलकुलेशन समझ सबको समझ आ रही है? फिर अगली वैल्यू क्या पकड़ी, 14.5, उसमें से क्या माइनस करना है, 24.5, आंसर आएगा, उसको किस पे डिवाइड करना है, 10 पे, तो क्या आंसर आएगा, माइनस में। फिर 24.5 में से 24.5 माइनस करेंगे, आंसर 0 आएगा। 10 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर 0 ही आएगा ना, 0 डिवाइड बाय एनीथिंग इज इन्फिनिटी, इन्फिनिटी होता ना। हाँ, एल हाथ में, सब खड़े जाएंगे। हाँ जी, 0 डिवाइडेड बाय 10 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी आता है, इन्फिनिटी आता ना, एल हाथ में कसम। 10 डिवाइडेड बाय 0, 0, 0। देखो अद्धी क्लास कंफ्यूज हुई भैया, अपनी अकल इस्तेमाल ही नहीं करनी, पता नहीं क्या होता है। और आपके हाथों में कैलकुलेटर आएगा, खुदा का खौफ करो, कैलकुलेटर इस्तेमाल करो। अच्छा जी,
24.5 माइनस 24.5 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 0। फिर 34.5 में से 24.5 माइनस करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 1 एंड 2। क्या इन सबको जमा करेंगे? तो बच्चों क्या ये इन सबको जमा करना जरूरी है? फार्मूला गौर से देखो, हमें सुमेशन यू नहीं चाहिए, इसको जमा करने का फायदा ही कोई नहीं, क्योंकि ये चाहिए ही नहीं। अनग्रुप डाटा में तो ये चाहिए, ग्रुप में ये नहीं चाहिए। क्या ये पॉइंट समझ आया सबको? फिर क्या करना होगा, इस u को फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। वो -2 है, ये 5 है, क्या आंसर आएगा? -10। फिर -1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, -7। फिर 0 मल्टीप्लाई होगा 8 से, 0। फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 6 से, फिर 2 मल्टीप्लाई होगा 4 से। इन सबको जमा करेंगे बच्चों। तो सबको कैलकुलेशन समझ आई है? नहीं समझ आई? तो क्लियर है सबको? तो बच्चों, और माइनस ये सबको समझ आया? अब फार्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। एक ही जगह हमने क्या अज्यूम किया था, सुमेशन एफ यू क्या है, सुमेशन एफ क्या था, और क्लास इंटरवल क्या है। तो वैल्यूज पुट करेंगे तो 23.5 आंसर आ जाएगा। ये 23.5 वही था जो बच्चों ऊपर शॉर्ट मेथड से आया था, यहाँ पे आया था, याद है? ये 23.5 वही था जो बाय बेसिक डेफिनेशन वाले फार्मूले से आया। तो तीनों मेथड से आंसर सेम आता। और समझ लगी? अब बच्चों मैं आपको दिखाता हूँ चमत्कार। आपके पास ये कितनी वैल्यूज थी? 4। कितनी थी? आवाज नहीं आई। आपने मॉड में जाना है बच्चों, स्टैट में जाना है, 1 प्रेस करना है, मॉड स्टैट 1। इसमें जितनी भी वैल्यूज हैं वो पुट कर दें, 2 4 6 8 पुट कर दिया। फिर शिफ्ट 1 4, और दूसरे नंबर पे क्या लिखा हुआ है? मीन। मीन प्रेस करें, इक्वल प्रेस करें, आंसर क्या आ जाएगा? 5। ये बात समझ लगी? मतलब कैलकुलेटर में अगर 15-20 वैल्यूज हो, पुट कर दे, आंसर आ जाएगा। चलो अब आगे ग्रुप डाटा की बात करते हैं। अब बच्चों ग्रुप डाटा में तो फ्रीक्वेंसी होती है, तो फ्रीक्वेंसी ऑन करनी पड़ेगी। शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, मॉड का बटन प्रेस करें। क्या किया? शिफ्ट मॉड, फिर नीचे गए, 4 लिखा हुआ है, 4 पे क्या लिखा हुआ है? 4 प्रेस करेंगे। क्या पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है कि ऑफ करनी है? हमने फ्रीक्वेंसी ऑन करनी है। ठीक हो गया जी? 1 प्रेस कर देंगे। ये बात समझ आ गई थी? अब दोबारा वही करेंगे जो पहले कर रहे थे, मॉड स्टैट 1। अब आपको 2 कॉलम नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब एक्स से क्या मुराद है ग्रुप डाटा में? मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट पुट कर दें, कौन कौन से हैं? पहला कौन सा है? 4.5, फिर 14.5, फिर 24.5, फिर 34.5, फिर 44.5, फिर बस यही है। अच्छा जी, अब 4.5 के सामने फ्रीक्वेंसी पुट करनी है। क्या करेंगे? 5, फिर 7, फिर 8, फिर 6, फिर 4 कर दिया। अब बच्चों शिफ्ट 1 4, आगे क्या लिखा हुआ है? एक्स बार 2 प्रेस करें, इक्वल प्रेस करना। क्या आंसर आ जाएगा जी? 23। और समझ आ गई सबको? तो लिहाजा सुबह से लेकर शाम तक खोतों की तरह काम करने से बेहतर है कैलकुलेटर चंगा ले लो। ये ले सकते हैं कि नहीं ले सकते? देखो आपने सुबह से लेकर शाम तक बादाम खाने हैं दिमाग तेज करने के लिए, तो वो पैसे जोड़ के कैलकुलेटर ले लो और दिमाग इस्तेमाल कर लो। और समझ आ गया नहीं? तो ये मीन की सारी कैलकुलेशन कहां से हो जाएगी?
लिहाजा आज हमने अपना 1.5 घंटा तो बर्बाद कर दिया। ऐसे ही है, फेल आ गए थोड़े हैं, ये समझ रहे हो? और समझ आ गया जी। अच्छा बच्चों, अगला पॉइंट ये है कि सर जी अगर इन तीनों फार्मूलों से आंसर सेम आ रहा है और कैलकुलेटर से भी आंसर आ रहा है, तो फिर हमने फार्मूले पढ़े क्यों? आता ही है ना तो दिमाग में, हमारा टाइम इतना कीमती है, आपने हमारा 1.5 घंटा क्यों बर्बाद किया? अभी सुबह हमारी बिल गेट से मीटिंग थी, करोड़ों डॉलर की डील कर रहे थे हम, आपने मैं यहाँ पे बुला के ये फार्मूले पढ़ाए जिनका इस्तेमाल ही कोई नहीं जिंदगी में। इतनी कीमती हमारी जिंदगी थी, हमारी जिंदगी के एक एक सेकंड कीमती था, आपने हमारा 1.5 घंटा बर्बाद कर दिया, जो कि करोड़ों डॉलर का बंदा है? बच्चों मसला ये है कि आई कैप अगर थोड़ा सा सवाल पुट्ठा पूछ ले, जैसे कि ये सवाल है, तो जिसको फार्मूला आता होगा वही सॉल्व कर सकता है। नहीं समझ रहे? इस सवाल को देखो, क्या क्या दिया हुआ उसने आपको, एक्स बार दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, ए दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, समेशन डी, और मांगा क्या उसने, एन मांगा। ये आप किसी कैलकुलेटर से नहीं कर सकते, जिसने सारे फार्मूले पढ़े होंगे उसी को पता होगा ये क्या हो रहा है। कर सकते हैं नहीं सवाल? ट्राई करें जरा, शाबाश। ऑनलाइन स्टूडेंट्स, आपके पास तो ये वीडियो मौजूद है, वीडियो दोबारा देख लेना अल्लाह के बंदो, और समझ आ गई है? आपके पास तो ये वीडियो मौजूद है, ध्यान से वीडियो दोबारा देखना। क्या आंसर आ रही? बोलो बोलो, शाबाश। अब बच्चों ये वाला सवाल किसी कैलकुलेटर से नहीं होना, जिसको फार्मूला आता होगा उसी को पता है ये सवाल कैसे होना। अरे फार्मूला किस सवाल, ये सवाल किस फार्मूले से होना है? बोलो 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 बोलो, ये शॉर्ट मेथड से होना है, तो इसका मतलब है सारे फार्मूले याद रखने पड़ेंगे। हम ये नहीं कह सकते कि सर सानू पहले दस ने कैलकुलेटर लै लेने, सानू फार्मूले याद रखने की लोड़ ही नहीं। इस तरह का सवाल आ जाएगा तो सारे कैलकुलेटर खुश हो जाने। समझ आ गया? अगला सवाल देखें बच्चों। अब एक सवाल ये है आपके पास, क्या दिया हुआ है, एक्स बार, समेशन डी दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है, ए मांगना है। करें ये सवाल करें, ये सवाल भी करना है, ये भी करना है। हाँ नहीं, इसका बताइए क्या आंसर आता है, 4, और इसका आंसर क्या आता है, -4। और सबको समझ आई बात? ये सवाल पर इस तरह से आ सकते हैं, आप ये नहीं कह सकते कि ये आउट ऑफ सिलेबस है। तो बात में नहीं है ना? तो आई कैप को पता है कि यार फार्मूले तो सबने पढ़े होते हैं, तो फार्मूले में आपसे ये नहीं कहेगा एक्स बार निकालो, वो कहेगा एक्स बार ये है, मेरी तरफ से है, नंबर बैलेंस निकालो, सुमेशन डी निकालो, ए निकालो। ठीक हो गया? तो ये वाली चीजें किसी कैलकुलेटर से नहीं होनी। और समझ आई है? हाँ भाई, आज का लेक्चर जो हमने पढ़ा सारा 100% क्लियर है, इसमें कोई इशू?
अच्छा बच्चों अभी बैठो, अभी 10 मिनट के लिए जो है आपने एक जो चीज एक प्रेजेंटेशन है वो देख के जानी है फिर घर, ठीक है? अभी आपने 10 मिनट के लिए बैठना, अभी जाना नहीं है किसी ने। हाँ